नमस्कार दोस्तों, आज है 1 नवंबर और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला कब से शुरू की गई? व्हेन डिड दी लुक अपना देश लेकिन देखो अपना देश वेबिनार सीरीज स्टार्टेड? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 नवंबर 2020 से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दी देखो अपना देश वेबिनार सीरीज फ्रॉम अप्रैल 14, 2020। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों के बारे में जानकारी देने के साथ ही अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना। भारतीय डाक कितने वर्षों से कार्य कर रही है? हाउ मेनी इयर्स हैज इंडिया पोस्ट बीन इन ऑपरेशन? तो भारतीय डाक के रूप में पहचाने जाने वाला भारत सरकार का डाक विभाग बीते 150 वर्षों से देश में सुव्यवस्थित संचार प्रणाली के तौर पर कार्य कर रहा है और इसने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, known as the Indian Post, has been functioning as a well-organized communication system in the country for the last 150 years and has played an important role in the socio-economic development of the country. 1,55,531 डाकघरों के साथ भारत के डाक विभाग के पास विश्व का व्यापक डाक नेटवर्क मौजूद है। कार्य भारतीय डाक का मूल कार्य डाक वितरित करना है। इसके अलावा यह लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करने तथा बिल संग्रह, प्रपत्रों की बिक्री सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य करता है। डाक विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिक सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाकर भारत सरकार के लिए एक एजेंट के तौर पर कार्य करता है। भारत में पूर्व ऐसी स्थिति कब हुई जैसे कि आज के दिन? When did such a situation occurs in India in the past? तो भारत में पूर्व की 4 महामारियों प्लेग जो कि 1896 में हुआ था, स्पेनिश फ्लू 1918 में, एशियाई फ्लू 1957 और चेचक 1974 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन सभी महामारियों के दौरान आर्थिक संकुचन देखा गया था। An analysis of the statistics of 4 previous epidemics in India, plague 1896, Spanish flu 1918, Asian flu 1957 and smallpox 1974 shows that economic contraction was observed during all these epidemics. इस विश्लेषण के अनुसार 1918 में स्पेनिश फ्लू के कारण तत्कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तकरीबन 13% की गिरावट दर्ज की गई थी। अधिकांश महामारियों के दौरान लगभग 2 वर्ष की अवधि में आर्थिक विकास की गति वापस अपने स्थान पर आती है, किंतु 1918 की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की आर्थिक गति प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष का समय लग गया था। यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण कौन सा होता है? व्हाट इज ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल? तो यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें विषयों को 1 या 2 समूहों में यादृच्छिक रूप से बांटा जाता है। यह एक प्रायोगिक समूह वह समूह जिस पर परीक्षण किया जा रहा है और दूसरा तुलना समूह या नियंत्रण वह जो दूसरे वैकल्पिक उपचार या पारंपरिक प्राप्त कर रहा है। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी संक्रमण से मुक्त होने वाले रोगियों के रक्त से निकाला गया कन्वालेसेंट प्लाज्मा संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का एक स्रोत है। इस थेरेपी में उन लोगों से रक्त लिया जाता है जो बीमारी से उबर चुके हैं। कोविड-19 से ठीक हुए लोगों द्वारा दान किए गए रक्त में वायरस का एंटीबॉडी होता है। दान किए गए रक्त को
रक्त कोशिकाओं को हटाने के लिए संसाधित किया जाता है, जो तरल यानी कि प्लाज्मा और एंटीबॉडी को स्थानांतरित कर देता है। ये कोविड-19 के मरीजों को वायरस से लड़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। कोविड-19 के प्रलेखित मामले में निगेटिव आने के बाद और पिछले 28 दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद ही कोई प्लाज्मा दान कर सकता है। मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र है? विच रीजन इज सेंट्रल एशिया? तो एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिमी कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन एवं मंगोलिया तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान एवं इराक, ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला हुआ है। सेंट्रल एशिया is an area in the continent of Asia that extends from the Caspian Sea in the west to China and Mongolia in the east, and from Afghanistan and Iran in the south to Russia in the north. इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व सोवियत गणराज्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। मध्य एशिया के ऐतिहासिक रूप से यायावर लोगों एवं सिल्क रोड के साथ निकटता से संबंधित है। इसने यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के लोगों की आवाजाही एवं माल व विचारों के आदान प्रदान के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य किया। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम, चाहे आप एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी के लिए, या रेलवे जेई टेक्नीशियन, किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप करंट अफेयर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिजिटल विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो सरलतम रूप में डिजिटल विभाजन का अर्थ समाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता से। डिजिटल विभाजन की परिभाषा में प्राय सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तक आसान पहुंच के साथ साथ उस प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु आवश्यक कौशल को भी शामिल किया जाता है। इसके तहत मुख्यतः इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक सत्रों तथा अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख किया जाता है। डिजिटल विभाजन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? What impact has the digital divide had on education? तो शिक्षा एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है और नवीनतम सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट ज्ञान और सूचना एक समृद्ध भंडार उपलब्ध कराता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की पहुंच और उपलब्धता अकादमिक सफलता तथा मजबूत अनुसंधान गतिविधियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना तक काफी जल्दी पहुंचा जा सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों की अपर्याप्तता ने विकासशील देशों में पहले से ही कमजोर शिक्षा प्रणाली को और अधिक अप्रभावी बना दिया है। इस प्रकार देश के विद्यालयों के शिक्षा मानकों में सुधार करने के लिए आवश्यक है कि वहां कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण में क्या होता है? तो शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है। इसके सर्वेक्षण द्वारा शिक्षा एवं सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जिसमें पढ़ने एवं अंकगणितीय कौशल को शामिल किया गया है। इसे पिछले 15 वर्षों से एनजीओ प्रथम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष ACER सर्वेक्षण को फोन कॉल के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिसमें 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 5 से 16 आयु वर्ग के 59,251 स्कूली बच्चों के साथ 52,227 परिवारों को शामिल किया गया। यह आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
साथ ही इस देश में बच्चों की शिक्षा संबंधी परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र उपलब्ध वार्षिक स्रोत भी है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV तीसरी पीढ़ी का एक भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV की ऊंचाई 44 मीटर और व्यास 2.8 मीटर। इस प्रक्षेपण यान में कुल 4 चरण हैं। यह तरल चरण से युक्त भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया गया था। PSLV का प्रयोग 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल मिशन के प्रक्षेपण में भी किया गया था। उन्नति की अक्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती है। जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स उनके सामने आपत्ति भी आती है। अक्सर कहा जाता है कि जिसके सामने कभी कोई आपत्ति नहीं आई है यानी कि उसने कभी कुछ नया करने का ट्राई नहीं किया है, यह हम मानकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अपनी अक्षमता से बढ़कर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने आपत्ति आती है, लेकिन उन आपत्तियों से डटकर सामना करने पर ही आपको सफलता मिलती है। फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।